पहले तो शुरू करते हैं शुरू से। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेब डिज़ाइन। ठीक, ओ लेवल में हमारा जो सेकेंड बुक है, सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं? वेबसाइट डिज़ाइन करने का जो भी हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास तरीके हैं, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उसको इंटरनेट पर कैसे अवेलेबल कराया जाए उसको बोलते हैं पब्लिशिंग। पब्लिशिंग योर HTML कंटेंट ऑन द वेब इज कॉल्ड वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग। अब ये वेब डिज़ाइन जो है आपकी, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो 3 चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं, वो होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन 3 चीज़ों को मिलाकर, ये 3 हमारे पास अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इनसे मिलाकर हम क्या करते हैं? कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर के लिए। जब हमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो हम HTML यूज़ करते हैं। इसको प्रॉपर डेकोरेट करने के लिए हम CSS करते हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं एज डायनेमिक सिस्टम बनाने के लिए। मतलब इसमें कोई भी डायनेमिक चेंजेस वगैरह होंगे, इसको क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए जो हम कर रहे हैं, मैं एक बार बार स्क्रिप्टिंग और लैंग्वेज दो वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये 2 वर्ड्स प्रॉपरली है क्या और लैंग्वेज क्या है, और ये लैंग्वेज हमारे पास कितने तरीके से हमें मिलती है, और वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, उनको पहले से हम बेसिक से समझते हैं। अच्छा, लैंग्वेज क्या होता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है लैंग्वेज। एक चीज़ बार बार आ रही है हमारे सामने, लैंग्वेज भाषा तो है। भाषा क्या होती है वही तो पूछ रहा हूँ, हिंदी अनुवाद नहीं पूछ रहा हूँ। जो कंप्यूटर समझे उसको लैंग्वेज कहते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज पूछ रहा हूँ। जो एक से दूसरे तक कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया, वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 2 लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका एक माध्यम, उसका मीडियम, कि हम कोई बात आपसे कह रहे हैं वो कैसे कहेंगे, ये हमारी क्या होती है? लैंग्वेज। अब इसी में आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होती है? जिसको कंप्यूटर समझे वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे हम समझते हैं, हम 3 तरीके से भाषाएं समझते हैं। कैसे? 3 तरीके से। क्या है वो 3 तरीके? साइन लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। 3 तरीके से हम बात को समझते हैं। अगर हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे पास 3 ऐसे मेथड हैं भाषा के, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में सिर्फ एक ही तरीके की भाषा है और वो है रिटन लैंग्वेज। हम इसको लिखकर ही कुछ समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 तरीके की लैंग्वेज होती है। एक तो होती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो लैंग्वेज हो गई इसमें कंप्यूटर में। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम HTML पढ़ते हैं, एक तो होगी मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी हो गई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसमें फिर से कंफ्यूजन हो गया कि हम ये कैसे समझेंगे कौन सी हमारी मार्कअप लैंग्वेज है और कौन सी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें फिर से 2 कैटेगरीज हो जाती हैं आपकी। तो ये हमारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आज इन पे डिस्कशन करते हैं। इसी के बेस पे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो अभी तक आपको नहीं बताया गया। मतलब मैंने आपको वेब डिजाइनिंग में जो हमारे HTML के जो टूल्स हैं वो तो बताए हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, इसका एक थोड़ा सा
टेक्निकल पॉइंट है, ये जानना भी जरूरी है। ठीक, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और ये आपकी ब्राउजर पर रन करती है। कहां रन करती है? ब्राउजर पर। इसमें आपकी 3 लैंग्वेज आ जाती हैं। एक तो हमारी HTML, दूसरी XML, तीसरी XHTML। ऐसे 3 लैंग्वेज आ जाती हैं। हालांकि CSS और जावास्क्रिप्ट इसकी ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम उसको स्क्रिप्ट करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये एक टैग से मिलकर बनी होती है और जब ये किसी ब्राउजर पर रन होती है तब ये क्या करती है? अपने आप को इनकोड कर देती है, डिकोड कर देती है। ये इनकोडिंग लैंग्वेज होती है हमारी। इसको हम टैग्स फॉर्मेट पे लिखते हैं और बाद में इसका ऑटोमेटिक अरेंजमेंट हो जाता है ऑन द वेब एज ए सिस्टमेटिक व्यू। हमें प्रॉपर वो चीज़ वैसी दिखाई पड़ती है जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा ये लिखकर आए, जबकि हम इसको जब लिख रहे होते हैं तब ये वैसा नहीं होता है। हम लिखते कुछ और तरीके से हैं और रिप्रेजेंट ये किसी और तरीके से होती है। तो ये हमारी क्या हो गई? मार्कअप लैंग्वेज हो गई। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो लैंग्वेज होती है इसमें हमारे कुछ कोड होते हैं, कुछ आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये 2 तरीके से लिखी जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी नॉर्मल जो नोटपैड होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, उन पर ही लिखी जाती है, जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई या आपकी ये क्या नाम CSS वगैरह भी हो गई। CSS भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हम क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे ही वो रन होती है ऑटोमेटिक हमारा वो काम परफॉर्म हो जाता है जो हमें करना होता है। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट साइड, ये लाइट वेट होती है, ये जल्दी चल जाती है क्योंकि इसका इंटरेक्शन डायरेक्ट हमारा वेब ब्राउजर पर उसी पेज से ही होता है, सेम पेज पर होती है। इसे जो भी हमारा नोटपैड पे हमने कुछ प्रोग्राम बनाया और उसी पे हमने ये इसको लिख दिया, तो नोटपैड जैसे ही रन होगा ब्राउजर पर ये लैंग्वेज भी रन हो जाएगी। दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये इसको हम बैकएंड लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये बैकएंड लैंग्वेज हमारी क्या होती है? इससे हम किसी भी एप्लीकेशन को फुली डायनेमिक या डेटा ट्रैवर्सिंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उससे कुछ डायनेमिक वर्क परफॉर्म कराना, ये सारे काम हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आते हैं, जिसमें हमारी C++, जावा, पाइथन, इस तरीके की जो लैंग्वेज होती हैं ये सब हमारी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हालांकि जावा स्क्रिप्ट को भी हम एज ए क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो क्या है? सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड, बोथ, दोनों हमारी ये दोनों सपोर्ट करती है, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब समझते हैं, हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमने क्या किया था? HTML। क्या यूज किया हमने? HTML। फुल फॉर्म आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। एक ऐसा टेक्स्ट जो आपका इनकोडेड फॉर्मेट में होता है, जब ये ब्राउजर पर रन होता है तो ये ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमसे प्रोवाइड करते हैं, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर देता है ब्राउजर पर। और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये आपका IIS सर्वर पर रन होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, जो कि एक किसी भी वेब ब्राउजर का हिस्सा होता है। जब भी आप उसको रन करोगे किसी भी वेब ब्राउजर पर ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर, किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, उसको प्रॉपर ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अब ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? बाइनरी, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं।
और वो क्या करता है, जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उनको कन्वर्ट करता है पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, उसके बाद उसको रन करता है, तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो HTML में हमने क्या समझा था, क्या क्या पढ़ा था? टैग्स। मतलब हमें इस HTML में कुछ भी अपना पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक टैग्स होते हैं और इसका एक फॉर्मेट भी होता है .html करके हम इसको सेव करते हैं। ठीक, .html से। अब ये जो टैग्स होते हैं यही डिफाइन करते हैं कि हमारा कंटेंट वेब पेज पर डिस्प्ले कैसे होगा और हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो कौन डिफाइन करेगा? टैग्स। ठीक है, बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं हमारे? बेसिक एलिमेंट, इनको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ HTML बोलते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारा HTML, हेड, टाइटल, टाइटल के साथ आपका स्टाइल भी आ जाता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्टाइल स्टार्टिंग में लगा सकते हो, अगर CSS यूज करोगे, नहीं करोगे तो नहीं भी लगा सकते हो, स्टाइल और आपका बॉडी। ये 5 आपके मेन है, इसको ये ऑप्शनल है, तो 4 आपके ये मेन है। टाइटल आपका टाइटल दिखा देगा, HTML बताएगा कि डॉक्यूमेंट हमारा HTML हम स्टार्ट कर रहे हैं, हेड सेक्शन बताता है कि जो भी कंटेंट आपका हेड सेक्शन में होगा वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हो तो उसमें कोई चीज ऐसी होती है जो प्राइमरी है, ये पहले होनी चाहिए। चाय बनाओगे तो एक चीज होती है ना, आपका पानी एक प्राइमरी चीज है कि पहले हम पानी को गर्म करेंगे, तो पहले पानी होना चाहिए, ना कि पहले चाय की पत्ती डाल गर्म कर दी, फिर दूध डाल दिया, फिर बाद में पानी डाल दिया। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब हम इंपोर्ट करा लें, कहाँ? हेड सेक्शन में। सारी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, इसी में तो हम लिंक लगाते हैं, इससे आपने एक्सटर्नल CSS लगाया तो कहाँ लगाओगे? हेड सेक्शन में। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो पहले ही अपने पेज पर हम लिंक करा लें, इंपोर्ट करा लें, तभी तो उसको यूज़ कर पाओगे। अगर यहाँ मुझे पढ़ाना है, यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो ये मार्कर हमारे पास पहले होना चाहिए ना, तो इसको हम इंपोर्ट कराएंगे, पहले ही यहाँ लेके आएंगे इसके हेड सेक्शन में, है ना। तो ये हमारा हेड सेक्शन, यहाँ पर मार्कर हमारे पास पहले ही दुकान से यहाँ लाकर रख लेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यही तो हमारा प्रोसेस हुआ। तो हेड सेक्शन क्या बताता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो पहले ही हम इसमें इंपोर्ट करा लें, उसके बाद हम जो भी बॉडी पे अप्लाई करेंगे कंटेंट, वो हमारा सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाए। ये क्या बताएगा हमारा? हेड सेक्शन। ठीक, बाकी आपको इसके आगे के टैग्स मैंने बता दिए। अब CSS की बात करते हैं। CSS क्या करता है हमारा? दूसरा पार्ट आता है इसका CSS। CSS को हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटीरियर। CSS को 3 तरीके से अप्लाई करते हैं हम। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। हम CSS कितने तरीके से अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज पे? 3 तरीके से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन CSS क्या होता है कि जब भी हम कोई अपना टैग वगैरह लगाते हैं, सपोज मैंने कोई H1 टैग दिया और मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो या वेलकम, कुछ भी मैंने ऐसे ये लिख दिया, विद इन द सेम टैग या इनसाइड द टैग जो भी हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू सेट कर देते हैं, वो हमारी क्या होती है? इनलाइन CSS। अगर इसी के अंदर हम H1 में क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट देकर, यहाँ पर मैं H1 और एक एट्रीब्यूट होता है हमारा स्टाइल
ये हमारा इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे कलर कॉलन और इसकी वैल्यू दे दी मैंने रेड, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और ये हमारी वैल्यू, ये हमारा एट्रीब्यूट। अब ये क्या हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। ऐसे ही आप इसमें सेमीकोलन करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू सेट करके आप इसको अपनी सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। ठीक है, सेम चीज यही आप, लेकिन इसमें एक चीज ड्रॉबैक ये आ जाता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा H1 या दूसरा कोई हेडिंग है और जिसमें हमने और कुछ लिखा है यहाँ पर, और सेम चीज मैं फिर से अप्लाई करना चाहता हूँ जो हमारे इस वाले H2 पर भी हो जाए, मुझे ये फिर से यही पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये लंबा और हो गया तो इसमें भी उतना ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको समझने में भी हमें प्रॉब्लम होगी, सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए इसमें आपको कुछ चेंज करना है आपकी हेडिंग में, इसमें भी चेंज करोगे, फिर इसमें भी चेंज करोगे, और ऐसे ही आपको पता लगा 50 जगह है तो 50 जगह चेंज करोगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। और एक में रह गया तो फिर बार बार उसको सेट करो। तो इससे बचने के लिए अच्छा है हम क्या करें, इंटरनल सीएसएस लगा लें। हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करें, इसके जो सिलेक्टर्स होते हैं क्लास और आईडी, उसके थ्रू भी हम इसमें, या एलिमेंट सिलेक्टर्स, उसके थ्रू यही सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। वहां से बेनिफिट क्या मिल जाता है, एक तो आपका वन टाइम सीएसएस अप्लाई होती है, और एक ही सीएसएस आप मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग क्लास नेम, या एक ही एलिमेंट पर, एक ही टैग पर मल्टीपल जो भी हमारे क्लासेस होंगी सीएसएस की, मल्टीपल क्लासेस को एक जगह कॉल कर लो, अपने आप आपकी जितनी भी आपने सीएसएस दी होगी वो सारी ही अप्लाई हो सकती है। एक एलिमेंट पर जितनी भी क्लास कॉल कर लेंगे आप, वो सारी की सारी सीएसएस आपकी सेम पेज उस पे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट मिल गया। अब इसका भी ड्रॉबैक हो सकता है कि हम एक पेज पे तो करेंगे, लेकिन अगर हमें यही जब 4 पेज या 10 पेज बनाने होंगे फिर से हम सीएसएस लिखेंगे। तो अब हमारे क्या मिलेगा, अब हम चाहें तो एक एक्सटर्नल सीएसएस बना लेंगे, एक्स्ट्रा फाइल बनाएंगे सीएसएस नाम से, .css एक फाइल बनाएंगे, और इस फाइल में विदाउट यूजिंग एनी टैग, ना तो कोई स्टाइल टैग, ना कोई HTML टैग, कोई टैग नहीं यूज होता है, बस सिलेक्टर्स, ऑलमोस्ट क्लास, सबसे ज़्यादा क्लास सिलेक्टर यूज होता है, बाकी आईडी वगैरह यूज होते हैं, लेकिन क्लास सिलेक्टर आपका यूज होता है। डॉट से इसको डिनोट किया जाता है, .x, .y, .z, ऐसे आपने क्लासेस बना दी, और करली ब्रेसेस के अंदर आपने CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने हेड सेक्शन में बाय यूजिंग लिंक टैग इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, लिंक करा लेते हैं। अब जितने पेज पर भी ये लिंक करा दो उतने पेज पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वन टाइम CSS आपकी एक फाइल बन जाएगी। तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 तरीके की आपकी CSS हो गई। अब इनमें और भी डिफरेंसेस क्या है। इनलाइन CSS क्या होती है, सबसे करीब होती है क्योंकि वो विद इन द एलिमेंट होती है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई एक CSS लगाई जो इनलाइन भी है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, तो कौन सी अप्लाई होगी पहले, इनलाइन वाली अप्लाई, प्रायोरिटी किसकी होगी, इनलाइन की, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। भाई मैं सबसे पहले कौन सा पेन उठाऊंगा, जो बिल्कुल मेरे पास होगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो डेस्क के बाहर जाऊंगा, अगर वहाँ भी नहीं होगा तो दुकान से लेकर आऊँगा, यही तो होगा। जो मेरे पास यहाँ रखा होगा वही तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा जाके। आपको पानी की प्यास लगी तो जहाँ आपको पास में मिलेगा वही तो आप ले लोगे, है ना। मान लीजिए मैंने 3 जगह आग जला दी, एक यहाँ जला दी, एक वहाँ जला दी, एक वहाँ जला दी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, जो मेरे पास चल रही होगी, वही मेरी बॉडी ज़्यादा इफेक्ट करेगी।
ऐसे ही CSS में भी क्या है कि जो CSS आपकी HTML के टैग जो एलिमेंट्स है उनके अंदर होती है वो आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इसका काम क्या है, तो हमारे टेक्स्ट को प्रॉपर डेकोरेट करना, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना। जैसे हमारा रूम होता है, जैसे आपने ये रूम क्लासरूम देख रहे हो, अगर इसमें सबको हटा दिया जाए, ये सारा डेकोरेशन, ये पेंट, ये सब कलर हटा दिया जाए, खाली ईंटों का ढांचा हो जाए तो क्या है, थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। हालांकि वर्किंग सेम करेगा, हमें एजुकेशन देना है, हम पढ़ा रहे हैं, ये तो सेम करेगा, बट देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो रूम को डेकोरेट करना, उसका प्रेजेंटेशन बनाना, कैसे वो उसका हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अपने वेब पेज को इंटरनेट सर्वर पर हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे या यूज़र को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जब वो दिखेगा तो उसका लुक एंड फील क्या होगा, वो सब देने के लिए हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, स्पेशली कोई वैलिडेशन हो गया, कोई क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, वो सब हमारा जावास्क्रिप्ट में चला है। तो वो पेज को डायनेमिक लुक देने के लिए होता है, कुछ डायनेमिक चेंजेस करने के लिए होता है, वो प्रोग्रामिंग हमारी कैसी है, क्लाइंट साइड लाइट वेट होती है, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके लिए कोई ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि हम उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली जो उसका यूज़ होता है वो किस में होता है, क्लाइंट साइड में होता है। तो आई होप कि आपको ये जो रिवीजन है ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज सिर्फ ये मेन था कि 3 चीज़ें आपको फिर से रिवाइज कराएं और इसके बाद आगे बढ़ाएं। 2-3 दिन का गैप हुआ, बढ़िया से रक्षाबंधन बन गया, एंजॉय हो गया।